नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो से हम कक्षा 11 का अंतिम चैप्टर तरंग गति वेव मोशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि तरंग किसे कहते हैं, तरंगों के कौन कौन से गुण होते हैं, उसके पश्चात अलग अलग आधार पर हम तरंगों के प्रकार देखने वाले हैं। उसके पश्चात तरंग गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे तरंग के बारे में, वेव के बारे में। तो देखिए, तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है जो माध्यम के कणों की स्थिति को बिना बदले संवेग तथा ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। तो सबसे पहले मैं तरंग की डेफिनेशन आपके सामने पुट कर देता हूं। तो तरंग क्या है? तरंग, वेव, तो ये एक प्रकार का विक्षोभ होता है। ये क्या है? विक्षोभ। और इस विक्षोभ में माध्यम के कणों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। माध्यम के कणों की स्थिति अपरिवर्तित। माध्यम के कणों की स्थिति अपरिवर्तित, बिना स्थिति में परिवर्तन किए हुए ऊर्जा तथा संवेग का स्थानांतरण करता है। ऊर्जा व संवेग का स्थानांतरण यहां पर होता है। ऊर्जा तथा संवेग का स्थानांतरण हो तो उसे हम तरंग कहते हैं, वेव कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है जो माध्यम के कणों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं करता है, लेकिन ऊर्जा तथा संवेग वहां पर स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उसे हम तरंग कहते हैं, वेव कहा जाता है। क्लियर? अब मैं यहां पर बात करूंगा तरंगों के गुणों के बारे में। तो देखिए, जब तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो जो माध्यम के कण है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे, सरल आवर्त गति करेंगे। कैसे, वो मैं आपको समझा देता हूं। एक एक करके गुण समझाएंगे यहां पर हम तरंगों के गुण। और पहला गुण ही यही है कि माध्यम के कण सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। ठीक है, समझा देते हैं इसको कैसे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में माध्यम के जो कण हैं वो इस तरीके से है। इस तरीके से हमने माध्यम के कणों को दिखाया है। ये समझने के हिसाब से मैंने जो माध्यम के कण है उनको इस तरीके से खड़ी रेखाओं के द्वारा दिखाया है। अब ये जो माध्यम के कण हैं वो क्या होंगे? ऐसे। एक बार ध्यान दीजिए कि यहां पर माध्यम के कण पहले समान दूरी पर थे, इनका आयाम एक समान था, लेकिन यहां पर क्या हुआ? माध्यम के कण है अपनी माध्य स्थिति से ऊपर और अलग अलग इनके आयाम होंगे। इनके आयाम क्या होंगे? अलग अलग। ये यहां से माध्य स्थिति से नीचे, ये माध्य स्थिति पर, ये माध्य स्थिति से ऊपर। तो इस तरीके से जो माध्यम के कण है वो गति करते हैं, लेकिन हालांकि ये जो स्थानांतरित गति है वो नहीं करते, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। ये जो हमने तरंग दिखाई है ये एक अनुप्रस्थ तरंग हमने आपके सामने रखी है। ये जो माध्यम के कण है वो इस तरीके से भी गति कर सकते हैं। आप यहां पर ध्यान देंगे, इस तरीके से भी हम इनको दिखा सकते हैं। देखो इस तरीके से कि कुछ माध्यम के कण यहां पर तो आ गए पास पास में, यहां दूर दूर, यहां पास पास में, यहां दूर दूर, यहां पास पास में, इस तरीके से भी हो सकते हैं।
तो इन स्थितियों को, ये वाली स्थिति, ये वाली स्थिति और ये वाली स्थिति, ये कहलाती है संपीड़न। इन स्थितियों को हम क्या कहते हैं? संपीड़न कहते हैं। और ये वाली जो स्थितियां हैं, ये वाली स्थितियां कहलाती है विरलन। क्या कहलाती है? विरलन कहलाती है। चलिए एक एक करके इन चीजों को समझ लेते हैं कि ये जो तरंग मैंने यहां पर आपके सामने रखी है, ये एक अनुदैर्घ्य तरंग है। इसमें देखो तरंग इधर जा रही है और माध्यम के कण है वो इस तरीके से आगे पीछे गति करते हैं। यहां वाले जो कण है वो ऐसे आ गए हैं, फिर ऐसे जाएंगे, इस तरीके से कंपन गति करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले हैं। यहां पर जो कण है वो इस तरीके से ऊपर नीचे गति करते हैं। तरंग इधर जा रही है और माध्यम के कण है वो ऊपर नीचे गति करते हैं। तो ये एक अनुप्रस्थ तरंग हमने दिखाई है, ये यहां पर अनुदैर्घ्य तरंग हमने यहां पर दिखाई है। तो ये कुछ तरंग हमने आपके सामने रखी है और उनमें माध्यम के कण है उनकी गति हमने दिखाई है और ये हमने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो गति होती है ये इस तरीके से होगी। फिर थोड़ी देर बाद में ये यहां पर आ जाएंगे, ये चलता रहता है। ये वैसे तो नेक्स्ट स्टेज ये आती है, इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। तो माध्यम के कण है वो अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे गति करते हैं, ऊपर नीचे गति करते हैं, लेकिन स्थानांतरीय गति नहीं करते, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। तो यहां पर मैंने यहां पर सबसे पहला ही गुण ये लिखा है कि जो माध्यम के कण है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे गति करते, ऊपर नीचे गति करते हैं, लेकिन स्थानांतरीय गति नहीं करते, अपना स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर नहीं जाते। क्लियर? अब देखिए जो माध्यम के कण है उनके जो कला है, उनकी जो स्थिति है वो भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग कणों की कला अलग अलग होती है। अगली जो प्रॉपर्टी देखें, अलग अलग कणों की, अलग अलग कणों की कला अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। क्लियर? कला का मतलब होता है कण कहां मौजूद है, उसकी स्थिति कहां है, कौन सी दिशा में है। जैसे ये वाली जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेकर चले, इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव, तो ये वाला जो कण है वो यहां से इतनी दूरी पर है और धनात्मक दिशा में है। तो ये किससे पता चलता है? कला से पता चलता है। तो इस माध्यम की जो कला है वो अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। तो सब जो कण है उनकी कला भी क्या है? भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग कणों की जो कलाएं हैं वो अलग अलग होती है। दिशा स्थिति, दिशा और स्थिति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। उसके पश्चात मैं बात करता हूं कि जो माध्यम है, एक माध्यम के अंदर जो तरंग है उसका वेग नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे आपने जल ले लिया तो जल के अंदर तरंग की जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, वायु के अंदर तरंग की वेलोसिटी सेम रहेगी। यदि सारे के सारे कारक यदि आप स्थिर रखते हैं तो तरंग का वेग है वो नियत रहता है। माध्यम में तरंग का वेग, ये तो है कणों का वेग, कण तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं और ये अलग अलग वेग से गति करेंगे, इनकी वेलोसिटी क्या होगी? अलग अलग। लेकिन तरंग का जो वेग होता है वो नियत रहता है। तरंग का वेग निश्चित माध्यम में नियत रहता है, निश्चित माध्यम में नियत रहेगा। निश्चित माध्यम है तो जो तरंग की वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? नियत रहेगी। एक चीज और यहां पर क्लियर कर लें कि मैंने आपको ये कहा कि कंपन के समय जो माध्यम के कण है इनकी वेलोसिटी, इस कण का वेग अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग। क्लियर? तो यहां पर कंपन के समय कणों का वेग भिन्न भिन्न होता है। कणों का वेग भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। क्लियर? ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। देखिए माध्यम के कण गति नहीं करते लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, ऊर्जा तथा संवेग स्थानांतरित होता है। ये भी पॉइंट आपके सामने रख देते हैं। माध्यम के कण गति नहीं करते, लेकिन
ऊर्जा का और संवेग का स्थानांतरण करते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किसी माध्यम में तरंग संचरण के लिए कौन कौन से गुण का होना आवश्यक है। तो देखिए आपके सामने ही रख देते हैं कुछ गुण हैं जो माध्यम में तरंग के संचरण के लिए आवश्यक होते हैं। तरंग संचरण के लिए माध्यम के आवश्यक गुण, माध्यम के आवश्यक गुण। तो देखिए जो पहला ही गुण है, पहला जो गुण है वो है प्रत्यास्थता का गुण। प्रत्यास्थता का गुण, माध्यम प्रत्यास्थ होना चाहिए। देखो प्रत्यास्थता का गुण होगा, प्रत्यास्थता का गुण होगा तो कण है वो अपनी माध्य स्थिति में लौट आएगा, माध्य स्थिति में लौटने का प्रयास करता है। तो क्या होता है जब किसी कण पर, वस्तु के ऊपर जब हम बाह्य बल लगा देते, विरूपक बल लगा देते, तो उसकी स्थिति में बदलाव आ जाता है और उस विरूपक वाली जो स्थिति होती है उस स्थिति से मध्य स्थिति में लाने का प्रयास करने का जो गुण होता है उसी गुण को ही हम प्रत्यास्थता कहते हैं। तो माध्यम में प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए। इसके अलावा जड़त्व का गुण होना चाहिए। देखो इन चीजों को समझें। जैसे ये हमारे पास में माध्यम के कण हैं, ये माध्यम के कण हैं और ये जो माध्यम के कण हैं वो थोड़ी देर बाद में यहां वाले जो पार्टिकल है वो यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। इस तरीके से ये ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ये देखो ये इस कण को यहां पर लाने का प्रयास करने वाला जो गुण है वो तो कहलाता है प्रत्यास्थता। उस गुण को तो हम कहते हैं प्रत्यास्थता। अब देखो यहां से गति करने वाला कण है वो कुछ वेग से गति करेगा, तो उसका वेग यहां पर आते ही शून्य नहीं होगा। ये जिस वेग से गति कर रहा है उसी वेग से ही आगे गति करता रहेगा। किस वजह से? जड़त्व के कारण से। किस वजह से गति करेगा? जड़त्व के कारण से। तो ये वाला कण इधर नीचे ऊपर इस तरीके से गति करेगा। तो ये यहां पर माध्य स्थिति की तो ओर आ रहा है प्रत्यास्थता के कारण से, फिर यहां पर रुकने की बजाय आगे तक गति कर रहा है जड़त्व के कारण से। जिस वेग से गति कर रहा है वो उसी वेग से ही गति करता रहेगा। पर हम ये जानते हैं कि जो माध्यम के कण है थोड़ी देर पश्चात गति करना बंद कर देते हैं। तो उसके पीछे जो रीजन है वो क्या है वो भी समझ लीजिए। वो होता है माध्यम के कणों के मध्य घर्षण। माध्यम के कणों के मध्य घर्षण, कणों के मध्य घर्षण, घर्षण कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखो इसका मतलब क्या है समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि एक माध्यम का कण है वो नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, तो ये वाला और ये वाला इन दोनों कणों के बीच में घर्षण बल काम करेगा। ये इधर आगे जा रहा है तो ये इसके साथ में घर्षण करेगा, तो ये इसको जाने नहीं दे रहा। थोड़ी देर पश्चात इनकी कंपन गति का जो आयाम है वो कम होता हुआ 0 हो जाता है। क्लियर? तो माध्यम के कणों के मध्य घर्षण जितना कम होगा तरंग उतनी ही आसानी से माध्यम में संचरित हो पाएगी। नेक्स्ट देखें, चौथी जो प्रॉपर्टी हमारे पास में है क्या है कि घनत्व, माध्यम का घनत्व एक समान होना चाहिए। माध्यम का घनत्व एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। माध्यम का जो घनत्व है वो एक समान होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम तरंगों के प्रकार यहां पर देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो देखिए माध्यम की आवश्यकता के आधार पर हम तरंगों के प्रकार पढ़ेंगे। उसमें हम 2 प्रकार यहां पर पढ़ने वाले हैं, प्रत्यास्थ तरंगे या उन्हें हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे।
चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं। इनको एक बार मैं यहां से हटा देता हूं। उसके पश्चात माध्यम के आधार पर, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगों के प्रकार देखेंगे। माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो प्रकार है वो है प्रत्यास्थ तरंगे, जिन्हें हम यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए एक एक करके इनको समझ लेते हैं। पहला जो प्रकार हमारे पास में है वो है प्रत्यास्थ तरंगे, प्रत्यास्थ तरंगे। दूसरा जो इनका नाम है वो है यांत्रिक तरंगे। तो इसमें प्रत्यास्थ तरंगे या यांत्रिक तरंगे किसे कहेंगे कि वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इनमें माध्यम क्या है? आवश्यक है, जरूरी है। तो उन तरंगों को हम प्रत्यास्थ तरंगे या यांत्रिक तरंगे कहते हैं। जैसे किसी स्प्रिंग के अंदर उत्पन्न तरंग हो सकती है, किसी डोरी में उत्पन्न तरंग हो सकती है, ध्वनि तरंगे हो सकती है, भूकंप की जो तरंगे हैं, जल के सतह के ऊपर जो तरंगे क्रिएट होती है। तो ये सब जो तरंगे हैं ये यांत्रिक तरंगे होती है, प्रत्यास्थ तरंगे होती है। इन तरंगों के अंदर जो माध्यम के कण हैं वो कंपन करते हैं, हालांकि स्थानांतरीय गति नहीं करते। ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, संवेग का भी स्थानांतरण करते हैं। अलग अलग कणों के जो कला कोण होते हैं वो भिन्न भिन्न होंगे। उनके आयाम देखिए तरंग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है कि प्रत्यास्थ तरंगों के लिए या यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम आवश्यक होता है, माध्यम आवश्यक होता है। क्लियर? एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। किसी डोरी में, किसी स्प्रिंग में, जल की सतह पर जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उनको हम प्रत्यास्थ तरंगे कहते हैं। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है इसमें विद्युत माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम आवश्यक नहीं, माध्यम की कोई जरूरत नहीं होती। क्लियर? समझें कि वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं हो विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। और इनके एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो प्रकाश तरंगे हैं, पराबैंगनी तरंगे हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं, अवरक्त तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा तरंगे। ये जो सब तरंगे हैं वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्लियर? मैं आपको थोड़ा सा आगे की ओर बता देता हूं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र ये इस तरीके से होगी। इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत कंपन करते। ये मैंने दिखाया है विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र इसकी ठीक लंबवत दिशा में होगा। जैसे विद्युत क्षेत्र बोर्ड के तल में है तो चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत दिशा में होगा। क्लियर? और जबकि तरंग इन दोनों के ही लंबवत इस डायरेक्शन में गमन कर रही है। तरंग बोर्ड के तल में इस डायरेक्शन में गमन कर रही है, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, तो चुंबकीय क्षेत्र उसके परपेंडिकुलर कंपन करेगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत एक समान कला में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। क्लियर? ये अनुप्रस्थ तरंगें होती है। इनमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक समान कला में होते हैं। इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं का जो अनुपात होता है या उनके आयामों का जो अनुपात होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। EM और BM का जो अनुपात होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। निर्वात में इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के इक्वल होता है। क्लियर? यहां तक तो समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। इसके पश्चात मैं बात करता हूं दिशा के आधार पर। तो दिशा के आधार पर हम तरंगों को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक विमीय तरंगे, द्विविमीय तरंगे और त्रिविमीय तरंगे। चलिए आपके सामने रख देते हैं। बी पार्ट हमारे पास में है दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर
पहला जो प्रकार है वो हमारे पास में है एक विमीय तरंगें, वन डायमेंशनल वेव्स। तो किसी डोरी में उत्पन्न जो तरंग होती है वो एक ही दिशा में गति करती है और वो एक विमीय तरंग का उदाहरण होती है। तो एक दिशा में संचरित होने वाली जो तरंगे हैं उनको हम एक विमीय तरंगे कहते हैं। दूसरा इसका जो प्रकार है वो है द्विविमीय तरंगे। तो वे तरंगे जो किसी तल में, समतल में संचरित हो, जैसे जल की सतह में हो, तो इस जल की सतह पर जो तरंगे संचरित होती है तो उनको हम द्विविमीय तरंगे कहेंगे। क्लियर। फिर हम बात करें अंत में त्रिविमीय तरंगों की। तो ऐसी तरंगे जो सभी संभव दिशाओं में, तीनों दिशाओं में संचरित हो तो उन तरंगों को हम त्रिविमीय तरंगे कहते हैं, सभी संभव दिशाओं में। और ध्वनि तरंग इसका एक उदाहरण होता है। क्लियर। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं ऊर्जा संचरण के आधार पर। चलिए यहां से हम इनको हटा देते हैं। ऊर्जा संचरण के आधार पर हम जो तरंगे हैं उनको दो भागों में डिवाइड करेंगे, परगामी तरंग तथा अपरगामी तरंग। परगामी तथा अपरगामी तरंगों के रूप में हम दो भागों में उनको डिवाइड कर देंगे। पहला जो प्रकार है वो अब हम बात करेंगे ऊर्जा संचरण के आधार पर। ऊर्जा संचरण के आधार पर तरंगों के प्रकार। तरंगों के प्रकार। ऊर्जा संचरण के आधार पर हम तरंगों को दो भागों में डिवाइड करेंगे, परगामी तरंगें तथा अपरगामी तरंगें। पहला जो प्रकार है वो कौन सा है? परगामी तरंगें। इनमें ऊर्जा संचरित होती है, तो वे तरंगें ऊर्जा संचरित होती है तो उनको तो हम कह रहे हैं परगामी तरंगें। जैसे प्रकाश तरंगें होती है, द्रव्य तरंगें होती है, जल की सतह पर जो तरंगें उत्पन्न होती है, ये सब की सब कौन सी तरंगें हैं? परगामी तरंगें होती है। क्लियर। तो देखिए इनके उदाहरण में बात करूं मैं तो ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंगें, प्रकाश तरंगें। प्रकाश का भी ऊर्जा संचरण के लिए जिम्मेदारी होती है। तो द्रव्य की सतह पर उत्पन्न तरंगें, ये सब की सब क्या है? परगामी तरंगें होती है। देखिए परगामी तरंग के अंदर ऊर्जा का संचरण होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। दूसरा जो प्रकार हम यहां पर पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास में होगा अपरगामी तरंगें। अपरगामी तरंगें। और अपरगामी तरंगों के अंदर देखिए, समझेंगे, ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती, ऊर्जा स्थानांतरण नहीं होता। अपरगामी तरंगों के अंदर ऊर्जा स्थानांतरित नहीं होती। एग्जाम्पल यहां पर हम बात करें तो देखिए अपरगामी तरंगों के अंदर ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। गिटार या जो सितार है, गिटार के या सितार का जो तार होता है कि तार में उत्पन्न तरंगे, तार में उत्पन्न तरंगे अपरगामी तरंग होती है। ऑर्गन पाइप में उत्पन्न तरंगे, ऑर्गन पाइप में उत्पन्न तरंगे। वैसे इस चैप्टर के अंत में हम बात करेंगे कि ऑर्गन पाइप में किस तरीके से तरंगे उत्पन्न होती है, उनकी हम अच्छे से डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। देखिए परगामी तरंगों में आप ध्वनि तरंग को लेकर अच्छे से समझ सकते हैं।
प्रकाश तरंग को या द्रव्य तरंग को लेकर आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें जो माध्यम के या ऊर्जा की जो कण होते हैं वो यहाँ पर अलग अलग स्थितियों में अलग अलग कला के साथ में कंपन करेंगे, गति करेंगे। क्लियर। तो देखो प्रकाश तरंगे तो निर्वात में भी संचरित हो सकती है, तो यहां पर ऊर्जा के कण होंगे। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो यहां पर माध्यम के कण होंगे और वो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग कला में मौजूद होंगे। सभी कण है वो भिन्न भिन्न कला के अंदर मौजूद होते हैं। हालांकि इनका जो आयाम होता है वो सेम होगा। देखो इसको आप समझ लें, मैं यहां पर एक तरंग आपके सामने रख रहा हूं। यह हमारे पास में एक तरंग है। ये अगले ही क्षण पर ये मैं इस तरीके से दिखाऊंगा। ये मेरे समझाने के लिए मैंने ये लाइनें खींची है। अगले ही क्षण पर ये जो तरंग है वो यहां पहुंच गई है, ऐसे। फिर अगले ही क्षण वो यहां पहुंच गई है। अब देखो ये वाला जो कण है वो अगले क्षण पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना, ये यहां आ गया। ये वाला कण क्या आ गया यहां, और यहां वाला कण आ गया यहां। यहां वाला जो कण है देखो इस सिद्ध में जो कण है वो देखो आप, या इस सिद्ध वाले कण देख लीजिए आप, ऐसे होंगे। तो ये वाला जो कण है वो देखो यहां पर थोड़ा नीचे आ गया और यहां पर आते और नीचे आ गया। इससे आगे वाली तरंग की मैं बात करूंगा ना तो ये ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है। तो यहां पर आते तो वो और नीचे चला गया, देखो। तो ऐसे होता है। जो माध्यम के कण होते हैं उनका आयाम सबका सेम है। ये वाला कण अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, तो ये वाला कण भी देखो, ये वाला कण भी है ना, यहां पर आते आते ये अधिकतम ऊंचाई पर आ गया। तो यहां पर आयाम, सभी कणों का आयाम सेम होता है। सभी कणों का आयाम समान होता है। यहां पर माध्यम के कण कंपन गति करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे, लेकिन आयाम क्या होगा, सेम होगा। जबकि अपरिगामी तरंगों के अंदर कणों का आयाम सेम नहीं होता। कुछ कण है उनका आयाम 0 रहेगा, तो कुछ कणों का आयाम अधिकतम रहेगा। क्लियर, स्पष्ट हो जाना चाहिए। चलिए मैं अब अपरिगामी तरंगों की ओर बढ़ता हूं। समझाते हैं कि जो अपरिगामी तरंगें होती है इसमें कुछ कणों का आयाम 0, तो कुछ कणों का आयाम अधिकतम होता है। कुछ कण है वो अधिकतम वाली स्थिति में होते हैं। चलिए मैं यहां पर ले लेता हूं एक डोरी। ये मैंने यहां पर क्या ले ली है, एक डोरी ले ली है जो कि 2 दृढ़ आधारों के मध्य बंधी हुई है। और इसको यहां से पकड़कर इधर से ये से थोड़ा सा नीचे करके यदि हम छोड़ दें तो एक ऐसी तरंग यहां पर उत्पन्न हो जाएगी। यहां से टकराएगी तो फिर ये ऐसे उत्पन्न हो जाएगी। क्लियर। ये ऐसे कंपन कर रहे हैं। यहां ये जो डोरी है ना नीचे ऐसे ऊपर नीचे कंपन कर रही है, ये भी इधर ऊपर नीचे। जब ये नीचे आती है ना तो ये वाला हिस्सा ऊपर, जब ये नीचे आती है तो ये वाला हिस्सा ऊपर। ये जो कण है वो देखो गति नहीं कर रहा, ये कण गति नहीं कर रहा, ये कण गति नहीं कर रहा। क्लियर। देखो यहां पर जो कण है वो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होता है। उस बिंदु को, इन बिंदुओं को हम कहते हैं प्रस्पंद। क्या कहा जाता है, प्रस्पंद कहा जाता है। इनको हम नोड कहते हैं। एक मिनट क्लियर कर लेते हैं इसको। प्रस्पंद को एंटी नोड कहा जाता है। प्रस्पंद को क्या कहा जाता है, एंटी नोड। चलिए इनको हम एंटी नोड कहते हैं, ये हमने क्लियर कर लिया। और निस्पंद, निस्पंद जो गति बिल्कुल नहीं करते, ये निस्पंद हमारे पास में है, इनको हम नोड कहते हैं। निस्पंद को क्या कहा जाता है, नोड। तो ये एक एन हो गया, ये एक एन हो गया, ये एक एन हो गया, ये ए हो गया, ये एंटी नोड हो गया। क्लियर। यहां से लेकर यहां तक पूरी एक तरंग हो गई। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, लैम्डा हो गया है। क्लियर। तो देखिए दो निस्पंदों के बीच की जो डिस्टेंस है वो लैम्बडा बाई 2 होती है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो लैम्बडा बाई 2, या जो 2 प्रस्पंदों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी लैम्बडा बाई 2 होती है। और लगातार एक निस्पंद तथा एक प्रस्पंद के बीच की जो डिस्टेंस है वो लैम्बडा बट्टे में 4 होती है। क्लियर।
जो निस्पंद होते हैं उनका आयाम 0 होता है। उनका आयाम क्या होता है? 0। जबकि प्रस्पंद का जो आयाम होता है वो अधिकतम होता है। जबकि हमने ये देखा कि जो प्रगमित तरंगे हैं उसमें सभी कणों का जो आयाम है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, बराबर रहेगा, इकसार। अब देखें, आगे बढ़ते हैं कि यहां पर फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, समझेंगे इसको। मैंने ये क्लियर कर दिया है कि दो एंटीनोड या दो नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2 होगी और एक नोड और एक एंटीनोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो λ/4 होगी। निस्पंदों के ऊपर जो आयाम है वो 0 होता है और घनत्व अधिकतम होता है, वेग 0 होता है। देखो इन चीजों को क्लियर करें। इनका आयाम कितना होगा? आयाम 0, वेग 0, दाब मैक्सिमम, घनत्व मैक्सिमम। घनत्व भी क्या होगा? मैक्सिमम। इनका उल्टा होता है प्रस्पंद पर, आयाम अधिकतम होगा, आयाम क्या होगा? मैक्सिमम होगा। वेग भी यहां पर क्या होगा? इनका मैक्सिमम होगा। इन कणों का वेग क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा दूरी तय करते हैं। इसके अलावा दाब यहां पर न्यूनतम होगा, घनत्व न्यूनतम होगा। ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, स्पष्ट हो जानी चाहिए। इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता, ऊर्जा संचरित नहीं होती। क्लियर? अब हम देखिए, कंपन के आधार पर हम जो तरंगे हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, अनुप्रस्थ तरंगे तथा अनुदैर्घ्य तरंगे। चलिए एक बार इन सबको मैं यहां से हटा देता हूं, फिर हम बात करेंगे कंपन के आधार पर तरंगों के प्रकार। कंपन के आधार पर कंपन के आधार पर तरंगों के प्रकार हम यहां पर देखने वाले हैं। पहला जो प्रकार हमारे पास में है वो है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, देखिए अनुप्रस्थ तरंग किसे कहेंगे कि यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करें तो उन तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। वैसे मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है। जैसे ये हमारे पास में माध्यम के कण है, माध्यम की जो कण है उनको हमने इस तरीके से इस तरीके की रेखाओं के द्वारा दिखाया है, और कोई तरंग है उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो इसमें जो कण है वो इस तरीके से गति करेंगे, ऐसे। एक कुछ कण है वो माध्य स्थिति के ऊपर, तो कुछ कण माध्य स्थिति के नीचे, लेकिन तरंग इधर संचरित हो रही है तो ये इसके लंबवत ही गति करते हैं। तो ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करें अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। डोरी में उत्पन्न जो तरंग है वो एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। जल में उत्पन्न जो तरंग है वो एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्लियर? इसमें जो माध्यम के कण है वो खुद गति नहीं करते, मतलब गति करते हैं लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन गति करते, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते, ऊपर नीचे गति करते हैं। क्लियर? फिर मैं आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं यहां पर अनुदैर्घ्य तरंग की। अनुदैर्घ्य तरंग, तो जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है
इसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं? इसी प्रकार से जो माध्यम के कण हैं उन्हीं से ही मैं दिखा रहा हूं। इस तरीके से संपीड़न होगा, फिर विरलन होगा, फिर संपीड़न होगा, फिर विरलन होगा, फिर संपीड़न होगा, फिर विरलन होगा, फिर संपीड़न। इस तरीके से यदि होता है तो इन तरंगों को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं कि वे तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करें तो उन तरंगों को हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। देखो, स्प्रिंग के अंदर उत्पन्न जो तरंग है वो एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ध्वनि तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। क्लियर? देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। कई ऐसी तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे भी होती जिनके लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती। देखिए, इसके पश्चात में कुछ अन्य तरंगे आपके सामने रख देता हूं जो हमारे इस चैप्टर में बहुत काम में आने वाली, यूज में आने वाली है। मैं बात करता हूं सर्वे तरंगे। तो सर्वे तरंगे जो हम सुन सकते हैं, मानव के द्वारा सुनी जा सकती है, तो उन तरंगों को हम सर्वे तरंगे कहते हैं। सर्वे तरंगे। और सर्वे तरंगों की जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। क्लियर? उसके पश्चात हमारे पास में है अपसर्वे तरंगे। अपसर्वे तरंगे। और ये जो अपसर्वे तरंगे हैं इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम। तो 20 हर्ट्ज से कम होगी, जैसे भूकंप में आने वाली तरंगे, समुद्र की जो लहरें हैं उनकी जो तरंगे हैं वो कौन सी तरंगे हैं? अपसर्वे तरंगे होती जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। क्लियर? फिर मैं बात करता हूं प्रासर्वे तरंगे। प्रासर्वे तरंगे। और प्रासर्वे तरंगों की जो आवृत्ति है वो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। 20 किलो हर्ट्ज से यदि ज्यादा आवृत्ति वाली तरंगे हैं तो उनको हम प्रासर्वे तरंगे कहेंगे, प्रासर्वे तरंगे कहा जाएगा। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं शॉक वेव्स, परघाती तरंगे। परघाती तरंगे। तो देखिए, इसमें जो तरंग उत्पन्न करने वाला स्रोत है वो यदि ध्वनि की चाल से अधिक चाल से गति कर रहा है तो उनकी जो तरंगे हैं उनको हम परघाती तरंगे, शॉक वेव्स कहा जाएगा। जैसे मैं बात करूं फाइटर प्लेन की, ये हमारे पास में कोई फाइटर प्लेन है और जब फाइटर प्लेन उड़ता है तो विद्यार्थियों ये ध्वनि की चाल से कई गुना चाल से उड़ जाते हैं। तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो एक शंकु के रूप में यहां पर उत्पन्न होने वाली है। एक शंकु के रूप में यहां पर शंकुआकार इस क्षेत्र के अंदर वो सुनाई देगी। ये तो आगे बढ़ जाता है, इसकी ध्वनि है वो इस तरीके से शंकुआकार में सुनाई देने वाली है। क्लियर? तो इन तरंगों को हम कहते हैं शंकुआकार तरंगे, परघाती तरंगे। मैं बात करता हूं द्रव्य तरंगों की। तो द्रव्य तरंगे देखिए, जब कोई द्रव्य कण गति करता है तो उसके साथ में भी कुछ तरंगे जुड़ी रहती है। ये डी ब्रोगली की परिकल्पना से हमें प्राप्त हुआ था कि जब कोई कण, बहुत ही कम द्रव्यमान वाला कण बहुत तेजी से गति करता है तो उसके साथ में एक तरंग संबद्ध रहती है जिसको हम द्रव्य तरंग कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण तरंगे। अब मैं यहां पर बात करूंगा तरंग से संबंधित, तरंग गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। हालांकि ऐसी परिभाषाएं हम पहले भी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। एक बार हम जल्दी जल्दी उन सबको अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं अब हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयाम, एम्पलीट्यूड के बारे में। ये हमारे पास में एक तरंग है। इस तरीके से हम एक तरंग को दिखा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आयाम की। तो आयाम होता है माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। ये माध्य स्थिति है और इससे अधिकतम जो विस्थापन है इसको हम आयाम कहते हैं, ऐसे पुट करते हैं। क्लियर? फिर है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। और देखिए, ये जो तरंग दैर्ध्य है वो है एक चक्कर में, देखो यहां से यहां तक ये एक चक्कर हो गया, फिर दोबारा ऐसे ही चक्कर होता जाएगा। तो एक चक्कर के अंदर तरंग के द्वारा जो तय की गई दूरी है, लंबाई है, उसको हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, वेवलेंथ कहा
जाता है। फिर फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, तो ये होती है एक चक्कर में एक सेकंड में चक्रों की संख्या बट्टे में उसमें लगा समय। चक्रों की संख्या बट्टे में क्या है, उनमें लगा समय। तो चक्रों की संख्या और उसमें लगे समय का जो अनुपात होता है उसको हम आवर्ती कहते हैं। फिर है आवर्तकाल। देखिए आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय। यहां से यहां तक जो पूरा एक चक्कर हो जाता है तो इसमें लगने वाला जो समय है, एक चक्कर में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं आवर्तकाल। जैसे चक्कर की संख्या हम ले ले 1, तो समय कितना हो जाएगा, कैपिटल T, तो n बराबर आ गया 1 बट्टे में कैपिटल T। क्लियर। फिर कोणीय आवर्ती, जिसको हम ओमेगा से लिखते हैं, तो प्रति एकांक समय में बनाया गया कोण, इसको ओमेगा से पुट करें, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n या 2 पाई बट्टे में कैपिटल T। क्लियर। फिर है कला। देखिए किसी तरंग के विस्थापन समीकरण को y बराबर a साइन ओमेगा t से हम पुट कर सकते हैं, या ओमेगा t प्लस फाई से पुट कर सकते हैं। तो ये वाला जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं कला। ये जो कला होती है वो कण की स्थिति और दिशा के बारे में जानकारी देती है। स्थिति भी बताएगी, साथ में दिशा के बारे में भी जानकारी देगी। फिर बात आती है कलांतर की। कलांतर को हम डेल्टा फाई से पुट करते हैं। जैसे हमारे पास में दो इक्वेशन है, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t प्लस फाई 1, दूसरी जो तरंग है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई 2। तो इन दोनों के कला कोणों का जो अंतर होता है उसको ही हम कहते हैं कलांतर। जिसे हम फाई 2 माइनस फाई 1 से यहां पर पुट कर देंगे, इसके कला कोण में से इसका कला कोण घटा देंगे तो फाई 2 माइनस फाई 1 इसका कलांतर हो जाएगा। क्लियर। फिर है कलांतर, डेल्टा फाई और फतांतर के बीच में क्या संबंध होता है। तो देखिए डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई अपॉन में लैम्बडा इंटू डेल्टा अक्स, ये होता है। क्लियर। कलांतर और समयांतर के बीच में संबंध, तो देखिए कलांतर डेल्टा फाई बराबर हो जाता है 2 पाई अपॉन में कैपिटल T इंटू में डेल्टा T। ये तो है समयांतर, ये है कलांतर और ये है आवर्तकाल। ये इनके बीच में आपस में रिलेशन होता है। कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषाएं यहां पर हम एक एक करके देख लेते हैं। इनको मैं यहां से हटा देता हूं। अब मैं यहां पर बात करूंगा तरंग संचरण नियतांक। इसको हम कोणीय तरंग संख्या भी कहते हैं, तरंग संचरण नियतांक भी कहा जाता है। 2 पाई अपॉन लैम्बडा होता है। कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगली जो डेफिनेशन है वो है कोणीय तरंग संख्या। कोणीय तरंग संख्या, इसका दूसरा नाम है तरंग संचरण नियतांक। तरंग संचरण नियतांक, और तरंग संचरण नियतांक को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और के बराबर होता है 2 पाई अपॉन में लैम्बडा। ये रिलेशन आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखने हैं, क्लियर करके रखने हैं। अगला जो हमारा बिंदु है वो है तरंगाग्र। इसको वेव फ्रंट कहा जाता है। तो तरंगाग्र किसे कहेंगे कि एक ऐसा पृष्ठ जिस पर जो तरंगे हैं वो एक समान कला में हो, एक समान कला में कंपन करने वाली तरंगे जिस पृष्ठ पर मिलती है तो उस पृष्ठ को ही हम तरंगाग्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में कोई स्रोत है और यहां से तरंगे चल रही है, ऐसे मैं यहां पर इस तरीके से दिखा दूं, कुछ तरंगे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वाली जो तरंग है इस तरीके से, जैसे ये सुरंग के ऊपर मिलती है, ये सुरंग पर मिलती है, ये सुरंग पर मिलती है, ये सुरंग पर मिलती है, तो सबके सुरंग यदि हो तो उस पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहेंगे। क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे। जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है वो ऐसे सुरंग गर्त इसके रूप में आगे बढ़ती है, जो जबकि अनुदैर्घ्य तरंगें हैं वो संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। तो तरंगाग्र क्लियर हो गया होगा। बिंदुवत स्रोत के कारण से गोलीय तरंगाग्र उत्पन्न होते हैं,
और रेखीय स्रोत जब बहुत अधिक दूरी पर होता है या जो बिंदु स्रोत है वो बहुत अधिक दूरी पर होता है तो समतल तरंगाग्र भी प्राप्त हो जाते हैं। तरंग और तरंगाग्र के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। फिर उसके पश्चात हम बात करेंगे तरंग चाल की। तरंग की चाल तो उसको हम v से लिखेंगे और v बराबर होता है n लैम्बडा, v बराबर n लैम्बडा। देखिए इसे हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 पाई से इसको हम मल्टीप्लाई कर दे तो 2 पाई n बट्टे में 2 पाई, ये हो गया। 2 पाई n की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा और 2 पाई अपॉन लैम्बडा की जगह हम लिख सकते हैं k। तो ये आ गई तरंग चाल। एक होता है इसमें समूह वेग, समूह वेग ग्रुप वेलोसिटी, उसको हम vg से लिखते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी से लिखा जाता है। जो k है वो तरंग संचरण नियतांक है, ओमेगा यहां पर कोणीय आवर्ती होती है। क्लियर। अब हम बात करेंगे यहां पर तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता और ऊर्जा घनत्व। तो देखिए तरंग की तीव्रता का मतलब होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा, तरंग की तीव्रता कहलाती है। प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा तरंग की तीव्रता कहलाती है, या हम कह सकते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित शक्ति। अगली जो है डेफिनेशन हम देख रहे हैं वो है तरंग की तीव्रता। तरंग की तीव्रता को I से लिखेंगे। देखो डेफिनेशन क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली जो ऊर्जा है उसको हम तरंग की तीव्रता कहते हैं। देखिए ऊर्जा बट्टे में समय है, इसको हम शक्ति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शक्ति कह सकते हैं, जिसको हम शक्ति बट्टे में क्षेत्रफल कह रहे हैं, शक्ति बट्टे में क्षेत्रफल कहा जा रहा है। देखिए ये यदि हम यहां पर सूत्र की बात करें तो 2 पाई स्क्वेयर n स्क्वेयर a स्क्वेयर रो v इसका तीव्रता का सूत्र होता है। अंत में यहां पर मैं बात करूं ऊर्जा घनत्व की, ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी। तो देखिए ऊर्जा घनत्व को हम ऊर्जा बट्टे में आयतन से लिख सकते हैं, ऊर्जा बट्टे में आयतन, ऊर्जा बट्टे में आयतन। और इसको हम तीव्रता बट्टे में वेग भी लिख सकते हैं। तीव्रता के अंदर किसका भाग लगा दें? वेग का भाग लगा दीजिए, क्योंकि इस आयतन को हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू दूरी लिख सकते हैं, दूरी लिखा जा सकता है। फिर मैं इसको समय से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे वाला जो समय है वो तो तीव्रता बन जाएगा, ऊपर वाला जो समय है और जो दूरी है वो वेग बन जाएगा। क्लियर। तो तीव्रता में हम वेग का भाग लगा देंगे तो हमें ऊर्जा घनत्व तो 2 पाई स्क्वेयर n स्क्वेयर a स्क्वेयर रो आ गया, v यहां से कट जाएगा। क्लियर। तो ये ऊर्जा घनत्व का सूत्र आ गया है, तरंग का ऊर्जा घनत्व का सूत्र, तरंग की तीव्रता का सूत्र। तो विद्यार्थी ये काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूले होने वाले हैं। यहां से आप देख भी सकते हैं कि तरंग की तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ये आवर्ती है, ये माध्यम का घनत्व है, ये तरंग का वेग होता है। क्लियर। अब यहां पर मैं 1-2 क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं, उनको सोल्व कर लेते हैं। एक एक करके इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए,
कि एक छड़ की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है, वायु में ध्वनि का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड है, तो उत्पन्न तरंगों की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। चलिए देखिए, हमें यहां पर न्यू बराबर कितना दे रखा है 200 हर्ट्ज, v बराबर हमें दे रखा है 340 मीटर प्रति सेकंड, हमें लैम्ब्डा यहां पर पूछा है, तो v अपॉन में n हो जाएगा, तो 340 बटे में 200 हो जाएगा और यहां से 1.7 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि दो ध्वनि तरंगों के बीच कला कोणों का जो अंतर है वो है 60 डिग्री, तो उनके बीच फतांतर क्या होगा। तो हमने आपको बताया कलांतर बराबर 2 पाई अपॉन लैम्ब्डा इंटू फतांतर, तो यहां से फतांतर, तो ये तो हमारे को 60 डिग्री पाई बाई 3 दे रखा है, 2 पाई अपॉन में लैम्ब्डा इंटू में डेल्टा अक्स, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये इधर आ जाएगा, तो डेल्टा अक्स इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा लैम्ब्डा बट्टे में 6, लैम्ब्डा बट्टे में 6 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:25 है। ये हमारे पास में दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:25 दे रखा है। आयामों का अनुपात, तो मैं आपको बता दूं कि जो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो यहां पर ये हो जाएगी a1 का स्क्वायर बट्टे में a2 का स्क्वायर, दोनों ओर से अनडूड कर देंगे तो a1 बट्टे में a2 बराबर क्या आ जाएगा 3 बट्टे में 5। तो विद्यार्थी ये थे कुछ आसान से क्वेश्चंस और मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम तरंग गति से संबंधित कि अलग अलग प्रकार की तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, उनकी वेलोसिटी की चर्चा करेंगे, अलग अलग स्थितियों में उनकी वेलोसिटी की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।